जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पावर शो की तैयारी। एक मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग होंगे साथ। जी हां, एससीओ समिट में दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। वहीं त्रिपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात पर भी दुनिया की पैनी नजर है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर हो सकती है बहुत बड़ी बात दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस से तेल खरीदने पर चिढ़े ट्रंप तो पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान। कह दिया, मैं इस महीने में भारत की यात्रा पर आ रहा हूं। इस पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों बताएंगे क्या बन रहा है नया वर्ल्ड ऑर्डर। तो वहीं बताएंगे जापान में प्रधानमंत्री मोदी जी के यात्रा के बीच किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ दोस्तों, जिनमें जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5। भारत में 7000 किलोमीटर तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, खुद अमेरिकी अपील अदालत ने बड़ा फैसला ले लिया और कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ कानूनी है ही नहीं। जी हां दोस्तों, जिसके बाद ट्रंप को लेकर अमेरिकी फर्म ने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया। कह दिया, भारत पर टैरिफ का रूसी तेल खरीदने से कोई लेना देना ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आखिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की असली वजह। इसने बड़ा दावा किया है दोस्तों, आप भी जानकर जाएंगे चौंक। बस आपको बता दें कि कश्मीर से जुड़ा है इसका मामला दोस्तों। अब आप कहेंगे कश्मीर से कैसे जुड़ा हो सकता है ट्रंप का मामला। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरी खबर में आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों बांग्लादेश में 25 नए जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें एक भी जज हिंदू समुदाय से नहीं है, जिसके बाद हिंदुओं में रोष और डर का माहौल फिर बढ़ गया है बांग्लादेश में दोस्तों। बताएंगे मोहम्मद यूनुस की बहुत बड़ी चाल का बड़ा खुलासा। तो वहीं आपको बताएंगे सोने के दाम ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, अचानक लगाई तेज छलांग। क्या है आज का गोल्ड रेट दोस्तों, और क्या ये आगे भी और हाई तरीके से बढ़ता जाएगा, और क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है दोस्तों। एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं, क्योंकि ये भारत पुराना भारत नहीं बल्कि नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन में शी जिनपिंग का रेड कारपेट बिछ गया है। जिनपिंग की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। पहले एससीओ समिट और फिर चीन का विक्ट्री डे परेड। इन दो आयोजनों के जरिए चीन ट्रंप के टैरिफ को खुली चुनौती देने जा रहा है दोस्तों। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर एक साथ होंगे। सवाल यही है कि ये अमेरिका के लिए क्या संदेश होगा। आपको बता दें, ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा पावर शो होने जा रहा है। इस पावर शो का आयोजन शी जिनपिंग चाइना में कर रहे हैं। इस शो में जिनपिंग के अलावा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों। यही वजह है कि जिनपिंग के इस पावर शो को अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक के कार्यकाल में किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। हालांकि इनकी कोई बातचीत होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी शो में प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहने वाले हैं और किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा तानाशाह है दोस्तों, जो कि आज तक ना वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किम जोंग उन से मिले हैं। यानी इन दोनों की कभी आज तक मीटिंग नहीं हुई, वो भी अब पॉसिबल होने जा रहा है। वाकई में बड़ा ही इंटरेस्टिंग पल होने वाला है और हर किसी को इस पल का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। क्या आपको भी इस पल का इंतजार है? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। 31 अगस्त से चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 25वीं समिट होने जा रही है। इसमें एससीओ के सभी इस 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग मुलाकात करके ट्रंप के टैरिफ की काट निकालेंगे। इस समिट के बाद मोदी तो भारत लौट आएंगे, लेकिन जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन जापान पर विजय का जश्न मनाएगा। विजय दिवस
के मौके पर बीजिंग में चीनी सेना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य परेड करेगी। इस परेड में पुतिन, किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के अलावा 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। दोस्तों, पहले एससीओ समिट और फिर विक्ट्री परेड के जरिए जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन ट्रंप को साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो ट्रंप के टैरिफ से नहीं डरेंगे, बल्कि पूरी मजबूती के साथ इससे लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा भी हो सकता है कि किम जोंग उन उस समय मौजूद ना हो जब प्रधानमंत्री चीन में मौजूद हो, यानी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अभी आधिकारिक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है किम जोंग उन को लेकर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, अब ये भी कंफर्म हो गया कि व्लादिमीर पुतिन भारत दिसंबर के महीने में आ रहे हैं। क्रेमलिन ने कर दिया कंफर्म। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत के आधिकारिक दौरे पर आएंगे। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन सोमवार को चीन में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता दिसंबर की यात्रा की तैयारी पर चर्चा करेंगे। उन्होंने इस दौरान कोई निश्चित तिथि नहीं बताई, यानी कि दिसंबर के अंदर कौन सी तारीख में आएंगे वो नहीं बताया, लेकिन दिसंबर में आएंगे ये कंफर्म कर दिया है। हालांकि भारत और रशिया पहले से ही पुतिन की यात्रा को लेकर आवश्यक तैयारियों को पूरा कर चुके हैं और अब जल्द ही तारीख का भी ऐलान हो सकता है। दोस्तों, भारत और रूस के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच भारत के 2 शीर्ष अधिकारियों ने रूस का दौरा किया। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी मॉस्को पहुंचे थे, फिर वहीं उनके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मॉस्को का दौरा किया था। दोनों ही अधिकारियों ने अपने समकक्षों के साथ बैठक के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात की थी। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्लादिमीर पुतिन जी को मोस्ट वेलकम टू इंडिया इन एडवांस जरूर कह दीजिएगा। और दोस्तों, सामने लाइक का बटन, अगर आप भी भारत के तटस्थता को दिल से समर्थन देते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर की, जहां जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5। भारत जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की करेंगे पढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुआ बड़ा समझौता। वहीं भारत में 7000 किलोमीटर तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी जी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयूज एक्सचेंज किए गए। भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा का जॉइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। वहीं मोदी जी ने अगले भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का भी न्योता दिया। वहीं इस साझेदारी से भारत में बड़े पैमाने पर बुलेट ट्रेन के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान में शुक्रवार को कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन भारत और जापान के बीच एक प्रमुख परियोजना है। हमारा लक्ष्य कुछ वर्षों में इस पर यात्री सेवाएं शुरू करना है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अतिरिक्त देश में 7000 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का लंबा नेटवर्क बनाने का लक्ष्य है। वहीं गौर करने वाली बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के अखबार योमी उरी शिम्बुन को दिए साक्षात्कार में बताया कि इसका अधिकांश हिस्सा मेक इन इंडिया के माध्यम से ही विकसित किया जाएगा, यानी मोस्टली पार्ट बुलेट ट्रेन का भारतीय सामान से ही बनाया जाएगा ताकि ये कार्यक्रम टिकाऊ और व्यवहारिक हो। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रयास में जापानी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत जापान सहयोग में उच्च गति रेल के अलावा परिवहन के अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ने की क्षमता है, जिनमें बंदरगाह, विमानन, जहाज निर्माण, सड़क परिवहन, रेलवे और लॉजिस्टिक्स शामिल है, जहां भारत ने महत्वाकांक्षी पहल की है। मोदी जी ने वहां स्पष्ट कहा कि स्पष्ट रूप से इन क्षेत्रों में जापान की तकनीकी बढ़त भारत की व्यापकता, विनिर्माण और नवाचार शक्ति के साथ मिलकर दोनों पक्षों के लिए अपार मूल्य सृजित कर सकती है। वाकई में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी डीलें की गई हैं जापान से भारत की मोदी सरकार के द्वारा। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा के लिए जापान में लैंड किया दोस्तों, तभी उनके यात्रा के उपलक्ष्य में टोक्यो स्काई ट्री को भारतीय ध्वज के रंगों से सजाया गया। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा काफी ज्यादा स्पेशल बनाया। जापान ने उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के तहत टोक्यो के प्रतिष्ठित स्काई ट्री को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। इसके लिए आप लोग भी दोस्तों भारतीय होने के नाते थैंक यू जापान कमेंट में जरूर कहिएगा। अब बात कर लेते हैं अहम बड़ी जानकारी की, जहां पर
अमेरिका से चौंकाने वाली खबर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का अदालत ने ही कर दिया विरोध, कह दिया ट्रंप के अधिकांश टैरिफ कानूनी है ही नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक अपील अदालत ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकांश टैरिफ जो है वो गैर कानूनी है। अदालत का ये फैसला उस नीति को बड़ा झटका है जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को अपने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का हिस्सा हथियार बना लिया था या बना रखा है। हालांकि अदालत ने कहा है कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। दोस्तों, अदालत ने अपने आदेश में क्लियरली कहा है कि कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के समय कई तरह की कार्रवाई की अनुमति देता है, लेकिन इनमें टैरिफ लगाना, शुल्क लगाना या इसी तरह की कोई कार्रवाई करने या टैक्स लगाने जैसी शक्ति स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। यानी कि अदालत ने क्लियरली कह दिया है कि इमरजेंसी तौर पर भी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी देश पर भी टैरिफ लगा सके। वाकई में दोस्तों अब असली खेला होने वाला है अमेरिका में। इसी बीच दोस्तों सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिकी फर्म ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना रूसी तेल से कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है। आपको बता दें, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निजी खुन्नस के कारण भारत पर टैरिफ लगे हैं। वो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने का श्रेय लूटना चाहते थे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। जेफरीज की रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डाली गई है। इसमें मुख्य मुद्दा अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना है। इसमें दवाएं शामिल नहीं है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान है। जेफरीज के मुताबिक इन टैरिफों से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 55-60 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये टैरिफ मुख्य रूप से कपड़ा, जूते, गहने और रत्न जैसे श्रम गहन उद्योगों को टारगेट कर रहे हैं। ये उद्योग भारत में रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में हुई बातचीत के मुताबिक टैरिफ लगाने का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की निजी नाराजगी है। कारण है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की अनुमति नहीं दी गई। जेफरीज का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के साथ अपने संघर्ष में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार करने से इनकार करना टैरिफ लगने का सबसे बड़ा कारण बना है। ये आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक मुद्दों की जटिलता को दर्शाता है। इसे रेड लाइन बताया गया है। ये रुख राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण आर्थिक कीमत पर आता है। ऐसे में ये दावा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है रूसी तेल खरीदने की वजह से, जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। जी हाँ, जेफरी ने क्लियरली कहा है कि भारत ने ट्रंप को पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता का क्रेडिट नहीं दिया। इसकी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है। जी हां दोस्तों, ट्रंप को ये लगा कि भारत ने उसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का मौका छीन लिया। अगर भारत हाँ कह देता तो ट्रंप को ये लग रहा है कि वो नोबेल पुरस्कार जीत जाता, लेकिन भारत की वजह से ही उसको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया और इसी खुन्नस में उसने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पर्सनल रंजिश निकालने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। और यही बात अमेरिकी अपील अदालत ने कही कि राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं कि वो किसी भी देश पर टैरिफ लगा सके। यहाँ तक कि इमरजेंसी समय में भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। इससे क्लियरली होता है दोस्तों, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप स्पष्ट रूप से ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल खींच निकाली है। इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो बनता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा लिखकर। और आप कह सकते हैं कि कश्मीर पर भारत ने वाकई में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये सपना तोड़ा, जो कि ट्रंप के भड़कने का सबसे बड़ा वजह है। लेकिन अपने भारत को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, और भारत लगातार अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने सामानों को दूसरे नए देशों में बेचने की कोशिश में लगा हुआ है भारत दोस्तों, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाए। और एक बार अमेरिका पर निर्भरता कम हो गई तो ट्रंप के टैरिफ का 0% भी असर नहीं पड़ने वाला अपने भारत पर। दोस्तों, मोदी सरकार के इस एफर्ट्स का अगर आप भी सराहना करते हैं तो कमेंट में 2 राय जरूर लिखिएगा दोस्तों, 2 बातें जरूर कहिएगा। और बार बार हम कह रहे हैं लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे दोस्तों और भी बड़े कारण है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे मिस्टर ट्रंप अपनी नाकामी से बचने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिसमें पहला आता है दोस्तों यूरोपीय यूनियन को साधने की कवायद, जिसमें फेल हुए ट्रंप। यूरोप यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश भी इंडिया पर टैरिफ लगाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में ट्रंप के सलाहकार युद्ध में मोदी की भूमिका की बात कहकर भारत को निशाना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रहा है कि यूरोपीय यूनियन के देश भी
मेरी बात मानते नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अब तक रूस यूक्रेन के बीच शांति नहीं करवा पाए हैं और इसमें लगातार देरी हो रही है। कहां ट्रंप ने यह कहा था कि मेरी सरकार बनते ही अगले दिन रशिया यूक्रेन के बीच में शांति समझौता करवा दूंगा। कहां दोस्तों 200 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक शांति समझौता तो छोड़िए सीज फायर तक नहीं हुआ। अब इसके पीछे भी भारत पर ही आरोप मढ़ दिए कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो रूस के पास डॉलर में अमाउंट आ रहा है जिससे कि वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और तीसरा चौथा कारण दोस्तों यह है कि भारत के जरिए रशिया पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है ट्रंप और इसीलिए और ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत पर दबाव बनता देख रशिया अमेरिका की बात मान सके। तो दोस्तों जेफरी के दावे के बाद हमने भी ये 3 रीजन आपको बताया है कि ये कारण हो सकते हैं कि ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप लोग अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन वही सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर कहे जाने वाले डेड इकोनॉमी वाले बयान की भारत के आंकड़ों ने निकाल दी हवा। भारत ने किया ऐसा कमाल, देखती रह गई दुनिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही जिसमें सर्विस सेक्टर में 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत के इस प्रदर्शन ने डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान की हवा निकाल दी। यह अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ अधिकतम 6.7% रहेगी। पिछले साल पहले तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 55% से अधिक है। यानी कि ऐसे समय में जब अमेरिका पर कर्ज का पहाड़ टूटा पड़ा है और भारत पर भी उसने टैरिफ का दबाव बनाया हुआ, इस बीच भारत की जीडीपी उछाल मार रही है दोस्तों और अमेरिका को ये रियलाइज करवा रही है कि भारत पर तुमने टैरिफ लगा करके तुम्हारे साथ ही मोय मोय हो गया। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जहां पर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC ने गुरुवार को यानी 28 अगस्त को देश में नव नियुक्त न्यायाधीशों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व न होने पर निराशा व्यक्त की। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट प्रभाग में 25 न्यायाधीशों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनमें 9 न्यायिक अधिकारी, 9 वकील और 7 विधि अधिकारी हैं। BHBCUC की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन नियुक्तियों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की पूर्ण अनुपस्थिति अत्यंत खेदजनक है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यदि अल्पसंख्यक देश की आबादी का लगभग 10% भी है फिर भी इन 25 नव नियुक्त न्यायाधीशों में इन समुदायों का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। परिषद की ओर से अध्यक्ष नीम चंद्र भौमिक, कार्यकारी अध्यक्ष उषातन, तालुकदार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मल रोजारियो और कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने इस मामले पर गंभीर चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। दोस्तों उन्होंने कह दिया है कि न्यायपालिका जो है अब भीड़ तंत्र के अधीन हो चुकी है। अगर आप भी मानते दोस्तों वाकई में ये बहुत ही चिंताजनक है कि बांग्लादेश में 25 नए जजों की नियुक्ति हुई है जिसमें एक भी हिंदू नहीं है। ये तो सरासर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अन्याय के तौर पर ही देखा जा रहा है। आप अपनी इस पर राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करते हैं जहां फिर एक बार भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। इशाक डार ने कहा इन शर्तों पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से समग्र बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने दीर्घकालिक रुख के अनुरूप जम्मू कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से समग्र वार्ता के लिए तैयार है। ऐसे में भारत ने क्या शर्तें रखी हुई हैं आपको बता दें। भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि वो पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। समग्र वार्ता 2003 में शुरू की गई थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पर शासन कर रहे थे। इसमें 8 घटक शामिल थे जिनमें दोनों देशों के बीच सभी विवादास्पद मुद्दे शामिल थे। वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद बातचीत पटरी से उतर गई और उचित रूप में बहाल नहीं हो पाई। हालिया संघर्ष के बारे में इशाक डार ने दावा किया कि सक्रिय कूटनीति के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के रुख को स्वीकार किया गया और मान्यता दी गई। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए। आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें
गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम दौरे पर कहा कि भाजपा देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का अपना वादा निभाएगी। मैं उन लोगों में से हूं जिनका दृढ़ विश्वास है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। गुलाब बोरा ने असम में घुसपैठ के खिलाफ सबसे पहले वोटर लिस्ट को सही करके जागरूकता फैलाई थी। उसके सीएम के कार्यकाल के दौरान भी 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 70 के लिए मतदाता सूचियों की जांच की गई थी। उस समय संसाधनों की कमी के बावजूद गुलाब बोरा ने 36,780 घुसपैठियों को मतदाता सूची से सफलतापूर्वक हटाया था। इसके अलावा क्या कुछ कहा आपको बता दें। इसके अलावा अमित शाह जी ने कहा कि आज भी चुनाव आयोग मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है। कुछ दल इसके खिलाफ घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। हालांकि किसी भी देश की मतदाता सूची उस देश के लोकतंत्र का हृदय होती है। साथ ही साथ कहा कि हमने असम से वादा किया था, भले ही हम 10 सालों में इसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। असम के साथ साथ पूरे देश को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस बदलाव की शुरुआत गुलाब बोरा से शुरू हुई थी, जो असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो वहीं आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद सियासत गर्मा गई। महुआ के बयान पर अब बीजेपी की तरफ से पलटवार भी शुरू हो गया। इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने देर रात महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देने जैसा बयान दिया था। ऐसे में रमेश बिधूड़ी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह की महिला के आचरण से पूरी नारी समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। जो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे तो वो क्या नहीं करती होगी। ज्यादा बोलूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि घुसपैठिए किसके शासन में भारत में घुसे हैं, जो समय समय पर हमारी माता बहनों की मर्यादा और अस्मिता को तार तार करते आए हैं। दोस्तों, महुआ मोइत्रा के उस बयान पर, विवादित बयान पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। वहीं आपको बता दें, सोने के दाम ने तोड़ डाले सारे अब तक के रिकॉर्ड, अचानक लगाई तेज छलांग। बता दें, स्टॉक की लेवाली जारी रहने और रुपए के विनिमय दर में गिरावट के कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 2100 रुपए उछलकर 1,03,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। बृहस्पतिवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,01,570 रुपए प्रति 10 ग्राम रही थी। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रखते हुए 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 2100 रुपए उछलकर 1,03,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गोल्ड में उछाल के 5 सबसे बड़े कारण, जिसमें पहला कारण है रुपया रिकॉर्ड लो पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 88.15 तक कमजोर हुआ है, जिससे गोल्ड की कीमत बढ़ी है। दूसरा कारण रूस यूक्रेन टेंशन, नई अटैक के बाद सीज फायर पर अनिश्चितता अभी तक बनी हुई है। तीसरा कारण है दोस्तों टैरिफ वॉर, ट्रंप की चेतावनी का असर नजर नहीं आ रहा है, जिससे ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ी हुई है। चौथा कारण है चीन की आक्रामक खरीदारी। चीन जो है वो लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, लगातार गोल्ड खरीद रहा है। पांचवा और अंतिम कारण है दोस्तों अमेरिकी इन्फ्लेशन और रेट कट उम्मीदें। सितंबर में रेट कट की उम्मीदें से गोल्ड को सपोर्ट मिला है। जी हाँ, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों, जिसकी वजह से सोने के दाम ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर के अचानक लंबी छलांग लगाई। और यही हाल रहा तो सोने के दाम आगे भी लगातार बढ़ सकते हैं। आपको इससे जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।